तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ेंगे। प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स भी रहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स भी रहते हैं। ये टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स एंड बेयर देयर सीड्स इन द फ्रूट्स, माने ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है और सीड्स को फ्रूट में रखते हैं। वंस प्लांट टेकन डेसिशन टू फ्लावर, जब प्लांट अपना डेसिशन लेता है कि मुझे फ्लावर करना है, तब क्या होता है? मेनी हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक्स प्लेस। उस जगह में बहुत ही हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? वो जगह फ्लोरल प्रिमोर्डियम में कन्वर्ट होता है। इट डेवलप्स इनटू अ फ्लोरल प्रिमोर्डियम। अभी ये फ्लोरल प्रिमोर्डियम से क्या आएगा? इनफ्लोरेसेंस और फॉर्म्ड। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरल प्रिमोर्डियम से, सो वी गेट इनफ्लोरेसेंस फ्रॉम दिस। देन दीज इनफ्लोरेसेंस विल बेयर द फ्लोरल बड्स, माने ये इनफ्लोरेसेंस फ्लोरल बड्स को देता है और ये फ्लोरल बड्स फ्लावर्स बन जाते हैं। The floral buds will turn into flowers. So now let us first see the flower. So the flower may, there will be both sexual things in some flowers, and some flowers what male sexual reproductive parts are different and female sexual reproductive parts are on different flowers, but some flowers will bear both the reproductive parts on the same one. मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही रहते हैं, कुछ फ्लावर्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही रहते हैं, और कुछ फ्लावर्स में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं। हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड्रीशियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को गाइनीशियम बोलते हैं। सो द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एंड्रीशियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड गाइनीशियम. So the andrecium is divided into stamen, microsporangium and pollen grain. So under these topics we'll be studying the andrecium. Andrecium को हमने stamen, microsporangium और pollen grain में divide करके पढ़ेंगे। अभी पहला stamen. Stamen has two parts, filament and anther. Stamen का दो पार्ट रहते हैं, एक फिलामेंट रहता है, एक एंथर रहता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम डाला है, ये फिलामेंट है। सो दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर. सो यूजुअली डिस्टल एंड और टर्मिनल में एंथर रहता है और प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल. तो you should not get confused between distal and proximal. Usually many people will think proximal end means here. So you must be careful in this. This is the distal end and this is the proximal end. आपको careful रहने का. बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं? इसको proximal end सोचते हैं, पर actually proximal end ये रहता है, ये distal end रहता है. तो आपको मालूम हो गया एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है. एंड द साइज ऑफ द फिलामेंट वेरीज विद स्पीशीज, माने एक स्पीशीज फ्लावर में साइज अलग रहता है, दूसरे स्पीशीज फ्लावर में अलग रहता है, ऐसे फिलामेंट का साइज अलग अलग रहता है. तो फर्स्ट विल गो टू द फर्स्ट पार्ट, द एंथर. पहले हम एंथर को जाएंगे. एंथर, ये है एंथर, दिस इज द एंथर. यू कैन सी टू लोब्स हियर. सो इसमें आप दो लोब देख सकते हो, इसलिए इसको हम बाइलोब्ड कहते हैं. और ईच लोब इज कवर्ड बाय टू तीका. सो ईच लोब दो तीका से कवर है, इसलिए इसको हम डाइथीकस बोलते हैं. तो डाइथीकस माने क्या? ईच लोब इज कवर्ड बाय टू तीका. और एंड देन देयर इज अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव व्हिच सेपरेट्स द तीका लेंथवाइज. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, ये तीका को सेपरेट कर रहा है. अभी हम ट्रांसवर्स सेक्शन को जाएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स सेक्शन? यू नीड टू कट इट इन दिस डायरेक्शन. इफ यू आर कटिंग इट इन दिस डायरेक्शन, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. तो ट्रांसवर्स सेक्शन माने इस ऐसे कट करने का. अगर हमने ऐसे कट किया तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलेंगे. तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं तो क्या क्या देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं कि ये 4 साइडेड टेट्रागोनल है, ये 4 साइडेड टेट्रागोनल है और इसमें जो है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं. तो एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं, पर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं. So you need to understand that each anther has 4 microsporangia and each lobe has only 2 microsporangia. So that is to be needed. Then the microsporangia is converted into pollen sacs and these pollen sacs are bearing the
पोलन ग्रेन्स। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है उसको पोलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाता है वो, और उसमें पोलन ग्रेन्स रहता है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, द पोलन सैक्स डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दे विल कंटेन द पोलन ग्रेन्स। एक बार जब पोलन सैक डेवलप हुआ तो वो पूरा लेंथ को डेवलप होता है, माने पूरा लेंथ में रहता है वो। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली इन द होल ऑफ द एंथर। तो एंथर के बारे में हमें मालूम हो गया। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, नेक्स्ट पार्ट को जाएंगे। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे क्या है, हम वो डायग्राम में देखा कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम होने का था, पर ये डायग्राम क्यों ऐसा है और ये डायग्राम क्यों ऐसा है? why is this diagram like this and why is this diagram like this? because this is from the mature anther and this is very young anther। ये बहुत ही यंग एंथर है, इसलिए इसका डायग्राम ऐसा है। तो इसका कवरिंग्स, फर्स्ट एपिडर्मिस, द कवरिंग्स ऑफ दिस एंथर। एपिडर्मिस, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है ये एपिडर्मिस है। ये जो लेयर है जो येलो करके मार्क किया है ये एंडोथीसियम है, और ये जो लेयर से ये मिडिल लेयर है। और आप देख सकते हो ये स्पोरेंजियस टिश्यू है। सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? स्पोरेंजियस टिश्यू है, और उसको कौन कवर कर रहा है? टेपिटम। So the tapetum is covering the sporangious tissue. So the outermost layer is epidermis, then comes the endothelium. These are the middle layers, and this is the sporangious tissue, and tapetum is covering the sporangious tissue. Now we'll see the functions of these. अभी हम इनका functions देखेंगे। epidermis, endothelium और middle layer का functions है प्रोटेक्शन देना और उनको डेहिसेंस ऑफ द एंथर में हेल्प करना। सो द फंक्शन ऑफ दीज थ्री इज टू प्रोटेक्ट द एंथर and then to help in dehiscence of the anther. Then comes the tapetum. tapetum का फंक्शन क्या है? ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे होते हैं उनको नरिशमेंट देना। तो the tapetum nourishes the pollen grains and its cell can contain more than one nucleus. It can be binucleate. इसका मतलब है ये जो tapetum है इसका सेल में एक से भी ज्यादा न्यूक्लियस रह सकता है, या दो न्यूक्लियस जब रहते हैं उसको बाइन्यूक्लिएट बोलते हैं। अभी हमने जो देखा, कौन सा एंथर को देखा? वी आर सीइंग द यंग एंथर को देखा है हमने। अभी वी विल नाउ गो टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अभी हम जाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस माने क्या? बर्थ। तो माइक्रोस्पोर का बर्थ देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी हम जाएंगे, ये डायग्राम को रफली ड्रॉ किया है मैंने। यहाँ पे हमें मालूम है माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है और उसका कवरिंग टेपिटम है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम में आप देख सकते हो मैंने सेल्स ड्रॉ किया है। ये सेल्स क्या हो जाता है? सेल्स ऑफ ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू जो माइक्रोस्पोरेंजियम में है, द सेल्स ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू अंडरगो मियोसिस। माने ये जो सेल्स है वो मियोसिस को अंडरगो होते हैं। मियोसिस अंडरगो होने के बाद वो क्या हो जाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स। एक एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्रेड में बदल जाता है। तो जब पोलन मदर सेल से हमें माइक्रोस्पोर टेट्रेड मिलता है, ईच सेल्स of the sporangious tissue, when it gives rise to microspore tetrad by meiosis, it is known as microsporogenesis. तो मालूम पड़ गया, हर एक सेल sporangious टिश्यू का जब मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स को देता है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, यही इसमें सब कुछ ऐसे ही लिखा है। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अभी इसमें ऐसे वाला थाउजेंड्स रहते हैं। अभी क्या होता है? एंथर मैच्योर्स। अभी ये एंथर क्या हो जाएगा? मैच्योर होके डिहाइड्रेट भी हो जाएगा। तब क्या हो जाता है? ये जो ग्रुप ऑफ 4 में है ये अलग हो जाते हैं अपने आप से, माने माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। तो वंस वो डिसोसिएट होने के बाद दे डेवलप इनटू
पोलन ग्रेन्स। तो ऐसे डिसोसिएट हो गए, अभी ये पोलन ग्रेन्स हो गए। नाउ दीज आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये पोलन ग्रेन्स जब एंथर डेहिसेंट होता है या ड्राई होके टूट जाता है, वो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी लास्ट पार्ट क्या है इसमें, पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन क्या है, जनरली उसका शेप कैसा रहता है, स्पेरिकल, जनरली स्पेरिकल इन शेप, एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 20 to 50 माइक्रोमीटर्स। तो इसका डायमीटर यूजुअली 20 to 50 माइक्रोमीटर्स रहता है, यूजुअली स्पेरिकल रहता है। माइक्रो माने क्या, 10 to the power of -6। अभी मैंने यहाँ पे एक पोलन ड्रॉ किया है। सो द पार्ट्स, दिस आउटरमोस्ट वॉल हार्डेस्ट वन इज एक्साइन। जो आउटरमोस्ट बाहर, सबसे बाहर जो बहुत ही टफ वॉल है उसको हम एक्साइन बोलते हैं। वो वॉल को कुछ कवर किया है, येलो कलर डाला है देखो, उसको हम स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन कवर्स दिस एक्साइन। देन द इनर लेयर ऑफ इट इज नोन एज इंटाइन। जो अंदर है लेयर उसको हम इंटाइन बोलते हैं। वो बहुत ही थिन है एंड इट कंटेन्स सेल्यूलस एंड पेक्टिन। और उसके पास क्या है, सेल्यूलस एंड पेक्टिन। ये सभी एमसीक्यू हो सकते हैं। और now you can see some places where sporopollenin is not covering, these are known as germ pores। तो आप देख सकते हो कि यहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं कवर कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं कवर कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स। यहाँ पे क्या है, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। नाउ अभी हम स्पोरोपोलेनिन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सम पॉइंट्स अबाउट स्पोरोपोलेनिन। टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये बहुत ही टफ ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल माने क्या, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो कुछ प्रोपोर्शंस में। उसके बाद इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एसिड्स एंड एल्कली। वो टॉलरेट कर सकता है बहुत ही मुश्किल टेम्परेचर्स को, एसिड्स को और एल्कलीज को। एंड एंजाइम्स कैनॉट डिग्रेड दिस। कोई भी तुम एंजाइम डाल के इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो स्पोरोपोलेनिन को। और इट प्रिजर्व्स पोलन एज फोसिल, माने इट, वो पोलन को एक फोसिल की तरह प्रिजर्व करता है। अभी एक और पॉइंट है, इसमें साइटोप्लाज्म जो है ये पोलन ग्रेन में, इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द साइटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम मेच्योर पोलन ग्रेन को देखेंगे, द मेच्योर पोलन ग्रेन। सो दिस इज द मेच्योर पोलन ग्रेन। सो ये मेच्योर पोलन ग्रेन में इट इज हैविंग द वेजिटेटिव सेल यहाँ पे, और यहाँ पे जनरेटिव सेल है। तो वेजिटेटिव सेल में आप क्या देख सकते हो कि जनरेटिव सेल इज फ्लोटिंग इन द वेजिटेटिव सेल, माने जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस स्पिंडल शेप है, इट हैज स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। द वेजिटेटिव सेल हैज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस and the vegetative cell has abundant food as storage। तो ये जो वेजिटेटिव सेल में है उसमें बहुत ही काना है, वो स्टोर करके रखा है बहुत ही काना को। नेक्स्ट, ये जो है इन 60% इट इज शेड इन दीज 2 सेल स्टेज। तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये ऐसे ही बाहर आ जाता है पोलन ग्रेन, पर जो बाकी 40% इन अदर्स जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स। सो अदर जो 40% है उनमें क्या हो जाता है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, माइटोटिकली, मैंने पिंक मार्क किया है। और माइटोटिकली डिवाइड होके वो क्या देता है, 2 मेल गैमेट्स को देता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सी द डिफरेंस हियर। यूजुअली व्हेन गैमेट्स आर प्रोड्यूस, मियोसिस हैज टू टेक प्लेस, बट हियर माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस। तो आपको क्या मैं समझाना चाहती हूँ, जब गैमेट्स होते हैं यूजुअली क्या होने का, मियोसिस होने का, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस। ऐसे होके ये 3 सेल स्टेज में रिलीज हो जाता है, किसमें, 40% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। नाउ वी गो टू द एप्लीकेशंस। अभी हम एप्लीकेशंस देखेंगे इसका। तो पहला है मेनी कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। सो पोलन ग्रेन्स एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक आस्थमा कर सकते हैं, वो ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। नेक्स्ट, फूड सप्लीमेंट्स, एज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स दे कैन बी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। इनको फूड सप्लीमेंट जैसा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही नरिशमेंट रहता है।
पोलन्स यूज्ड बाय एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये जो एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन्स रहते हैं वो और रेस हॉर्सेस में भी पोलन यूज होता है क्योंकि वो अपने आप का परफॉर्मेंस ज़्यादा करना चाहते हैं। यूजुअली विदेशों में ये पोलन ग्रेन्स का टैबलेट्स मिलेंगे और सिरप भी मिलेगा। वैलिडिटी माने क्या है? व्हाट इज वैलिडिटी? द टाइम अप टू विच अ पोलन कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन आफ्टर इट इज रिलीज्ड। माने अभी पोलन रिलीज हो गया तो वो कितना टाइम तक फर्टिलाइजेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम वैलिडिटी ऑफ द पोलन बोलते हैं। तो यूजुअली उसका वैलिडिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। राइस और व्हीट में जो पोलन का वायबिलिटी रहता है इट विल बी लॉस्ट मीन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। पोलन रिलीज हो गया तो वो अपना वायबिलिटी 30 मिनट्स के अंदर ही वो क्या हो जाता है, वो स्टेमन के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरने का, स्टिग्मा के ऊपर 30 मिनट से पहले ही गिरने का, तभी जाके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर 30 मिनट्स के बाद वो जाके स्टिग्मा के ऊपर गिरा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। किसमें है ये राइस और व्हीट में। तो समझ में आ गया नहीं आपको? ये वायबिलिटी माने क्या है? तो दिस इज द वायबिलिटी। स्पेलिंग यहाँ पे चेक कीजिए, इट इज वायबिलिटी। तो वायबिलिटी माने मालूम हो गया। राइस और व्हीट में क्या है? अभी रोसेशिये, लेग्यूमिनेसे, सोलेनेशिये, तो यू नीड टू नो मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। ये जो प्लांट्स है ये वायबिलिटी पोलन ग्रेन का मंथ्स तक वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। पर राइस और व्हीट में क्या, अगर पोलन रिलीज हो गया तो वो वायबल कितना टाइम तक रहता है? ओनली 30 मिनट्स। सो नोट डाउन दिस पॉइंट। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, इट इज नॉट वैलिडिटी, इट इज वायबिलिटी। इट इज वायबिलिटी हियर। नेक्स्ट, पोलन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। अभी हम सीड्स को सीड बैंक में स्टोर करते हैं, सेमन को सेमन बैंक में स्टोर करते हैं, ऐसे पोलन को भी हम स्टोर कर सकते हैं। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर क्या है? -196 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऐसे स्टोर कर रहे हैं? ताकि हम क्रॉप ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो हम पढ़ा वो प्रोसीजर्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो कि कुछ भी कंफ्यूजन नहीं मेरे ख्याल से। वायबिलिटी माने क्या? द टाइम अप टू विच अ पोलन कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन आफ्टर इट इज रिलीज। माने पोलन रिलीज होने के बाद कितने देर तक वो एक फ्लावर पे गिरा तो वो कितने देर तक फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है, कितने देर में, उसके वो टाइम हो गया तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा।